माइक्रो टीचिंग का फॉर्मेट चल रहा था, जिसमें अब तक के 3 स्किल्स के फॉर्मेट में बता चुकी हूँ और आज चौथी स्किल्स का फॉर्मेट में बता रही हूँ। तो अभी पीछे का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट हो चुके हैं ताकि आपको आसानी हो। फर्स्ट स्किल का जो फॉर्मेट हुआ है वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इसका फॉर्मेट कैसे आपको बनाना है इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। अपनी माइक्रो लेसन प्लान की फाइल में फॉर्मेट क्या होगा ये मैं आपको बताया है इसमें, और कैसे बनेगा ये भी मैंने बता दिया है। सेकंड स्किल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसका भी फॉर्मेट मैं पूरा बता चुकी हूँ। थर्ड स्किल ब्लैक बोर्ड स्किल, शैमपट कौशल, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरा बता रखा है कि ये फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको। आज का जो है वो है पुनर्बलन कौशल। स्किल के सारे फॉर्मेट आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा और उस प्लेलिस्ट का नाम है माइक्रो टीचिंग। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस स्किल पुनर्बलन कौशल ये क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, एक टीचर के अंदर स्किल के अंदर क्या चीज़ डेवलप की जाती है और एक टीचर इस स्किल्स के ज़रिए अपनी टीचिंग कैसे अच्छी कर सकता है, इन सब को मैंने एक्सप्लेन किया है। उस प्लेलिस्ट का नाम है माइक्रो टीचिंग, माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आपको अभी ऊपर जो है ऐड स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएं, तो आप यहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हैं और ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपके सारे माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या टीचर्स के अंदर डेवलप की जाती हैं, इन सब चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से बता रखा है। इस बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ सारी स्किल्स में से एक स्किल्स जो है स्किल्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन कौशल, इस कौशल के फॉर्मेट के बारे में आपको बताऊंगी। इस स्किल्स के फॉर्मेट को अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि इस पेज के एकदम टॉप पे आपको दिख रहा है स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन कौशल। सेम ऐसे ही आपको भी लिखना है टॉप में, पेज के टॉप में आपकी सेंटर हेडिंग यही पड़ेगी। ये आपकी सेंटर हेडिंग पड़ेगी। इस सेंटर हेडिंग से ही पता चलेगा कि आप इस स्किल्स पे लेसन प्लान बना रहे हैं, अपना माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं। इसके लिए जो पंच पेपर यूज़ हुआ है, दोनों तरफ प्लेन पंच पेपर यूज़ हुआ है, कोई लाइन वाला नहीं यूज़ हुआ है। हाँ, ये डिपेंड करता है आपके स्कूल या कॉलेज में कौन सा यूज़ करवाया जा रहा है। अगर आपके स्कूल में लाइन वाला करवा रहे हैं तो आप उसी पे बनाइएगा। किसी किसी स्कूल में A4 पेपर में भी बनवाते हैं, डिपेंड करता है उनका क्या रूल है। सेंटर हेडिंग आप ये डालने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस पेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए दिनांक, क्लास, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, ये चीज़ आप हर उस पे देख रहे होंगे। हर स्किल्स में ये चीज़ लिखी होती है और आपको भी पुनर्बलन कौशल के नीचे ये 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। इसमें जो दिनांक होगी आपकी, जो आप डेट डालोगे वो हमेशा आप करंट की डेट डालोगे। जिस दिन आप पढ़ा रहे होगे उसी दिन की आपकी डेट पड़ेगी इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, जो भी आपका क्लास है आप उस क्लास का नंबर, उस क्लास को लिखोगे। यहाँ पे जो लेसन प्लान है माइक्रो टीचिंग का वो क्लास 6 का है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है आप वो लिखोगे। अगर मैथ्स है तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जो आपका सब्जेक्ट है आप वो मेंशन करोगे। प्रकरण, टॉपिक के नीचे बस इस सारी केवल इंट्रोडक्शन स्किल्स में अंडरलाइन होगा। बाकी आपकी बची जो बाकी 4 स्किल्स हैं उसमें आप टॉपिक के नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे। कालांश, जो भी आपका टाइम पीरियड है, किस नंबर पे आपका क्लास चल रहा है, 2nd नंबर, 1st नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, वो आप लिखोगे। और माइक्रो टीचिंग की जो टाइम पीरियड होता है वो 5 to 7 मिनट होता है अकॉर्डिंग टू इंडिया में माइक्रो टीचिंग 5 to 7 मिनट की होती है। अब नीचे आप देख रहे होंगे
एक पूरी बड़ी सी टेबल बनी हुई है। आपका भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको इसमें भी टेबल बनानी है। इस तरह की आपको टेबल दिख रही है। सेम ऐसी ही टेबल आपको भी अपनी माइक्रो लेसन प्लान की कॉपी में बनाना है। अब इस टेबल के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्रम संख्या। क्रम संख्या से मतलब ये है कि आपके कितने क्वेश्चंस आप लोगे इस स्किल्स के ज़रिए, वो लिखा हुआ है। यहाँ पे इस स्किल्स में जो क्वेश्चन है वो केवल 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख सकते हो। पुनर्भरण कौशल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन रखना चाहते हो। नेक्स्ट आप देखोगे तो छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट बॉक्स में है छात्र अध्यापक क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया से मतलब ये होता है कि आप लोग जब माइक्रो टीचिंग करते हो तो आप उस वक्त स्टूडेंट्स होते हो, तो आप जो बच्चों से जो क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन है, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ये 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छात्र अध्यापक क्रिया के होंगे। यानी आप जब पढ़ा रहे होगे अपना टॉपिक, तो आप जो क्वेश्चन पूछोगे बच्चों से, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो छात्र छात्रा क्रिया। छात्र छात्रा क्रिया यहाँ पे थोड़ा चेंज करेक्ट कर लीजिएगा, क्रिया नहीं होगा, ये प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जो आप जब पढ़ा रहे होगे बच्चों को, तो आप जब बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे होगे, आपने बच्चों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उन्होंने जस्ट जो आंसर दिया, यही होता है बच्चे ने जो जो आंसर्स दिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नीचे इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि संभावित उत्तर। संभावित उत्तर में से मतलब ये होता है कि आपको उम्मीद है कि बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर्स दे देंगे, ठीक है, तो वो संभावित उत्तर हो गया। जरूरी नहीं कि ये देंगे, कुछ बच्चों को आप 2-3 बच्चों को उठाएंगे, उनमें से कुछ सही आंसर्स देंगे, कुछ गलत आंसर्स देंगे, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है, इसमें हेडिंग पड़ी हुई है छात्र अध्यापक द्वारा पुनर्बलन। आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर्स दिया, आपका क्या रिएक्शन रहा जब बच्चे ने आंसर्स दिया, ठीक है, आपने उसे कैसे मोटिवेट किया, ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। और आप यहाँ पे जो चीज़ लिख रहे हैं, जब आप स्किल्स पढ़ा रहे होंगे, इस स्किल्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो जहाँ पे आपने जो आंसर्स लिखा है कि आप बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, तो उस समय ऐसे ही आपको मोटिवेट करना है जब आप वहाँ पे रियल में पढ़ा रहे होंगे क्लासरूम में माइक्रो टीचिंग। अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। इससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता देना चाह रही थी। यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखो तो यहाँ पे क्रिया लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रतिक्रिया करवाया है। टीचर हमेशा क्रिया करेगा और बच्चे हमेशा प्रतिक्रिया करेंगे। ये चीज़ हेडिंग्स में होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ध्यान देने वाली है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, तो आप लेकिन करेक्ट लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस रेखा का नाम बताइए जो वृत्त के केंद्र और परिधि को आपस में जोड़ती या मिलाती है। क्वेश्चन आप बच्चे से पूछ रहे हो कि उस रेखा का नाम बताइए जो वृत्त के केंद्र तथा परिधि को आपस में मिलाती है। आपने बच्चे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बच्चों उस रेखा का नाम बताइए जो वृत्त के केंद्र तथा परिधि को आपस में मिलाती है। तो बच्चे रिप्लाई करेंगे, उस रेखा का नाम त्रिज्या है जो वृत्त के केंद्र तथा परिधि को आपस में मिलाती है। यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना था। जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, वो लाइन यहाँ पर आप लिखिएगा। वो लाइन क्या लिखनी मैं बता रही हूँ। उस रेखा का नाम त्रिज्या है जो वृत्त के केंद्र तथा परिधि को आपस में मिलाती है। इसके आगे ये लिखेंगे। आप
जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो इंट्रोडक्शन स्किल्स में ही बता दिया था मैंने कि आप आज जब भी बच्चे आंसर्स दें तो बच्चों को हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि वो पूर्ण वाक्यों में उत्तर दें। ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी क्लास से पहले बच्चों को ये चीज़ बोलें कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं बच्चे तो पूर्ण वाक्य में सबको आंसर्स देने हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप पूर्ण वाक्य में बच्चे आंसर्स देंगे और उसको यहाँ पे पूर्ण वाक्य में ही लिखेंगे, एकदम ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, लिखना गलत होता है फॉर्मेट में भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ का इनका ध्यान रखिएगा। तो आप पूरा आंसर्स लिखिएगा, इसमें हालांकि नहीं लिखा लेकिन आप लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे आपने बच्चे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका रिएक्शन होगा, जो भी आप बच्चे ने आंसर सही दिया तो आप कहेंगे सही जवाब, ठीक है। अब जब आपने सही जवाब वर्ड मुंह से बोल रहे हैं, तो जब आप मुंह से बोल रहे हैं यानी कि शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है, ये शब्दों के जरिए आपने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, उस रेखा का नाम बताइए जो वृत्त के दोनों छोरों को आपस में मिलाए व केंद्र से होकर जाए। केंद्र से होकर जाए और वृत्त के दोनों छोरों को आपस में मिलाए। तो बच्चे आंसर्स देंगे, उस रेखा का नाम व्यास है जो वृत्त के दोनों छोरों को आपस में मिलाती है और केंद्र से होकर जाती है। तो ऐसे बच्चे ने आंसर्स दिया। आप तुरंत सर हिला करके या जैसे आपका मन करे यहाँ पे इस प्लान में सर हिला करके अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी देंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग तो यही है, ठीक है। सिर हिला करके हाँ में जवाब दिया उन टीचर्स ने, यानी कि अपने कौन से एक्सप्रेशन का यूज़ किया है, अपने भाव भंगिमा का यूज़ किया हुआ है इसमें, यानी एक्सप्रेशन लिया अपने चेहरे पर। तो एक्सप्रेशन से टीचर्स ने उन बच्चे को मोटिवेट किया, पुनर्बलन दिया। जब मैं बीच में क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं सर्कल से बाकायदा डायग्राम बना रही हूँ। इसकी भी एक वजह है कि जब आप इसकी अवलोकन तालिका देखेंगे ना, ऑब्जर्वेशन टेबल, तो उसमें आपके श्यामपट्ट का भी होगा पॉइंट कि आप कैसे बच्चों के श्यामपट्ट का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं आप बच्चों के सामने, और बच्चे जब आंसर्स दे रहे हैं तब भी आप श्यामपट्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप 5 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो 3 क्वेश्चंस में आप 3 क्वेश्चंस के आंसर्स, सिर्फ ऐसे आंसर, सिर्फ त्रिज्या व्यास, ये ब्लैक बोर्ड पे ज़रूर लिखिएगा। ये चीज़ देखी जाती है कि आप ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं पुनर्बलन, क्योंकि जब आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं तो भी बच्चे मोटिवेट होते हैं। बच्चे ने आंसर्स दिया आपको कि त्रिज्या है, तो आप इसको वहाँ पे लिखोगे, तो इससे बच्चे मोटिवेट होंगे कि टीचर्स ने हमारा आंसर ब्लैक बोर्ड में लिखा, हमने मतलब ज़्यादा अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, थर्ड क्वेश्चन, उस रेखा का नाम बताइए जो वृत्त के दोनों छोरों को आपस में जोड़े किंतु केंद्र से होकर ना गुजरे। केंद्र से होकर ना गुजरे लेकिन वृत्त के दोनों छोरों को आपस में मिलाती हो। तो इसमें जीवा आंसर लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपने स्कूल टाइम में, अगर ध्यान दें तो अक्सर हम लोग खुद भी व्यास और जीवा में कंफ्यूज हो जाते थे। याद होगा अगर आप लोगों ने थोड़ा, तो हमको टीचर्स ये पॉइंट्स एक साथ करके तब समझाती थी, इसलिए समझाती थी ताकि क्योंकि उन्हें पता रहता था कि हम इस क्वेश्चंस का आंसर्स गलत देने वाले। तो जब लेक्चर होते थे क्लास में पढ़ाए जाते तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे बताए जाते थे। उसकी वजह यही होती है कि क्यों उसको एक्सप्लेन किया जाता था। तो यहाँ पे भी जब आप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जब आप बच्चों से पूछेंगे तो क्लास में 5 to 6 हैंड ही ऊपर उठेंगे, ठीक है। 5 से 6 ही बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, जिसमें से हो सकता है कि 3 को ही करेक्ट आंसर पता हो या 4 को ही करेक्ट आंसर पता हो। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ आंसर्स गलत मिलेंगे। तो जब भी आपको आंसर्स गलत मिले तो आप गर्दन
हिलाते हुए कहेंगे कि मतलब इशारों में उसे बताएंगे कि आपका आंसर गलत है। भले ही बच्चे ने गलत आंसर्स दिया, आपने अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन दिया है, लेकिन आप जो है फिर उसको मोटिवेट करेंगे कि आप आंसर्स करेक्ट दो, तो उसको 1-2 चांस और देंगे कि वो आंसर सही दे। तो इसमें जैसे बच्चे ने आंसर्स थोड़ा सोचने के बाद दे दिया कि जीवा है, ठीक है, लेकिन आपने पहले कौन सा दे दिया है, नकारात्मक पुनर्बलन, अशाब्दिक नकारात्मक इशारों में उसे बता दिया कि वो आंसर गलत दे रहा है, लेकिन जब उसने बाद में सही दिया तो आपने उसे मोटिवेट भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की त्रिज्या का व्यास से क्या संबंध है? वृत्त की त्रिज्या क्या व्यास से क्या संबंध है? तो आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तुरंत, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास, इनका आपस में क्या संबंध है? बच्चों से पूछोगे और ब्लैक बोर्ड में ये चीज़ बनाइएगा भी, ठीक है, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो कि नहीं ये देखा जाता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड देखने के लिए नहीं बनाया गया, उसका यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस बच्चे ने क्लासेस बहुत ध्यान से दी होंगी वो इसका आंसर दे देगा कि व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। इसको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, रेडियस, आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। तो बच्चा ये चीज़ अगर बता देता है तो जिस बच्चे ने क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, आपके 4th क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा दे पाएगा। तो बहुत कम बच्चे इसका आंसर देंगे, तो आप अब उस बच्चे को कैसे मोटिवेट करोगे, क्योंकि उसने और बच्चों से और अच्छे से स्टडी करी है। तो जब उसने और अच्छे से स्टडी करी है तो आप उससे कहोगे बहुत अच्छा, ठीक है, और उसके आंसर्स को बकायदा ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे। ये वाला आंसर्स आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे, क्योंकि इस आंसर्स को केवल 2 से 3 ही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, इस वजह से, ताकि जब आप चले जाएं क्लास से तो आपका जो ये वाला आंसर्स है बच्चों के दिमाग में, जब वो दूसरी टीचर्स आए तो उस समय रफ करें तो उनको तब तक कि उनके दिमाग में रहता है वो चीज़, और बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख के चले जाते हैं तो रहता है, ठीक है। तो आपने बच्चे को कैसे मोटिवेट किया, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा, यानी बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपने शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन दिया उसको। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र पूछ रहा है। जैसे आपने क्लास में गया और आपने बताया, आपका लास्ट क्वेश्चन है पुनर्बलन का, आपने पूछा बच्चों से कि बच्चों बताओ वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। इसका आंसर बच्चे ऐसे देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। देंगे कि नहीं बच्चे, ऐसे आंसर देंगे इसका। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पूर्ण वाक्यों में उत्तर देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे अरे वाह शाबाश, ऐसे करके आप उसे मोटिवेट करेंगे और उसका आंसर्स को जैसे मैंने अभी बताया है आपको वैसे आप वहाँ पर लिख के बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो इसमें आपने शाबाश बोला, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, शाब्दिक सकारात्मक और अशाब्दिक नकारात्मक, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएं, इस प्लेलिस्ट में मैंने ये सब चीज़ें बता रखी हैं, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएं उस प्लेलिस्ट में आप जा कर के इसको चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया इस स्किल्स के फॉर्मेट। इसमें आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे जैसे भी दिए हैं उन्होंने, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे। ये आपका पुनर्बलन कौशल का फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस यहाँ पे जो त्रिज्या व्यास जीवा और ये सब लिखा है ना,
इसको प्लीज़ आप पूरे सेंटेंस में लिखिएगा, ठीक है। पूरा आंसर जैसे लिखा जाता है पूरे उस तरीके से यहाँ पर एक वन लाइन लिख कर, एक वर्ड लिख करके नहीं ले छोड़ेंगे, ठीक है, वो गलत होता है। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स पे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे आंसर्स देंगे, आप जैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे उसी हिसाब से आप यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। जैसा इस फॉर्मेट में आपने लिखा है बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे मोटिवेट करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ ये नहीं कि सही जवाब वाला आपने यहाँ पे लिख रहे हो तो पता चला आप यहाँ पे बोल रहे हो बच्चे को और सर आप पहले वाले क्वेश्चन में हिला रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शाबाश आपने लास्ट में बोला है तो आप पता चला कि आप फर्स्ट वाले पे बोल रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। जो जैसा लिखा है आपने अपने फॉर्मेट में माइक्रो टीचिंग के प्लान वाली जो कॉपी टीचर्स के सामने रहेगी बिल्कुल वही चीज़ वैसे ही बोलनी है, वही क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस होना चाहिए। इसीलिए इस स्किल्स को 3 से 4 बार प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करिएगा ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अब इसके बाद अवलोकन तालिका बनती है, उसको ज़रा सा देख लेते हैं। इसकी अवलोकन तालिका से ऊपर ये हेडिंग पड़ेंगी, फिर आपकी सेम ऐसे टेबल बन जाएगी और इसको मैंने बता रखा है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, घटक, अपेक्षित व्यवहार और रेटिंग स्किल्स, ठीक है। अब मैं सीधे इसके पॉइंट्स पर आती हूँ। ये सब क्यों लिखा गया ये सब मैं बता चुकी हूँ आपके पिछले वाले वीडियोस में, ठीक है। आज सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सराहनीय शब्दों का प्रयोग पहला लिखा हुआ है, इसके जो घटक हैं पुनर्बलन। सराहनीय शब्दों का प्रयोग, सराहनीय मतलब होता है कि आपने जो गुड, वेरी गुड बोलते हैं ना, वो वर्ड का प्रयोग किया है कि नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने वर्ड का प्रयोग बहुत अच्छा किया है, तो यहाँ पे लिखा है 4 रेटिंग इनको मिली है। ये रेटिंग टीचर्स देते हैं, आपको बस इतना लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी के सुझावों का समर्थन, यानी कि एज अ टीचर आपने जब बच्चे आंसर्स दे रहे हैं तो आपने उनकी बातों, उनके सुझाव को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, उसे मोटिवेट किया है कि नहीं, ठीक है। ये टीचर्स देखेंगे, आपके जो टीचर्स होंगे वो देखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है अशाब्दिक पुनर्बलन। आपने ऐसा तो नहीं कि हर सेंटेंस में आप गुड, वेरी गुड ही बोलते चले जा रहे हैं, कुछ अपने एक्सप्रेशन का प्रयोग किया है कि नहीं, अपने भाव भंगिमाओं का प्रयोग किया है कि नहीं, ये इसमें एक घटक होता है। अगर आपने किया होगा तो आपको उसमें रेटिंग अच्छी मिलती है। नेक्स्ट रेटिंग होती है विद्यार्थियों के उत्तर श्यामपट्ट पे लिखे गए हैं। मैंने आपको बताया था ना, आप बाकायदा जब भी क्वेश्चन पूछेंगे मैथ्स वाले और साइंस वाले, उनका तो कंपलसरी होता है कि हर क्वेश्चंस को मतलब हो सके तो जितना ब्लैक बोर्ड्स यूज़ करें तो बेटर रहता है। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप थ्योरेटिकल बोल लेते हो, ठीक है। एक या 2 क्वेश्चन में ही हमको डायग्राम बनाने होते हैं, वरना थ्योरी से ही मतलब आप ओरली पूछ लेते हो। लेकिन इसमें मैथ्स में तो हर उस पर तो ब्लैक बोर्ड प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। तो आपने जैसे ब्लैक क्वेश्चन पूछते समय ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था त्रिज्या, मतलब इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेंटर से होकर जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया। फिर जैसे बच्चों ने आंसर्स दिया उसको लिखा भी मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ देखी जाती है, इसको व्यास बोलते हैं, ये आपने लिखा कि नहीं बच्चों के आंसर्स, ये चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट आप आओ छात्रों की उत्तर पुनरावृत्ति अथवा सारांश गठन। बच्चे ने आंसर्स दिया, ठीक है, आपने उस आंसर्स को रिपीट किया है कि नहीं। जैसे अभी आप पीछे से फिर से उसको प्ले करोगे ना, तो आप जैसे ही बच्चों ने आंसर्स दिए उन आंसर्स को मैंने फिर से 2 से 3 बार अभी आपको बताया, अभी समझाते समय बीच बीच में यूज़ भी किया है। तो ठीक वैसे ही आपको भी वहाँ पे यूज़ करना है कि अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछा और क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया आपने 1 क्वेश्चन, बच्चे ने आंसर्स दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया था रेडियस, तो आपने उसको बोला कि नहीं पूर्ण वाक्यों में एक बार आपको खुद भी बोलना है और बच्चों को समझाना भी, यहाँ से यहाँ तक के इसको हम रेडियस बोलते हैं। क्योंकि आपके लिए क्लास का सबसे लास्ट बेंचर भी आपका स्टूडेंट होता है, चाहे वो आपकी बात पे ध्यान दे या ना दे, लेकिन अगर आप उसे इम्पोर्टेंस देंगे तो वो भी आपको इम्पोर्टेंस देगा, ठीक है। तो आपको उस लास्ट बेंचर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते वक्त अपने साथ लेकर चलना है।
तो आपकी ये चीज़ देखी जाती है कि आपने छात्रों के उत्तर की पुनः स्तुति की है, सारांश कथन कहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आए नहीं इसके बाद तो विशिष्ट अवलोकन तालिका में सिर्फ आप हेडिंग बना के छोड़ दोगे। जैसे मैंने आपको पहले की 3 वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो अभी इसमें बार बार एक ही चीज़ बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो विशिष्ट अवलोकन आप यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डाल करके छोड़ देंगे। ये जो टीचर्स आपको देख रहे होंगे या आपके क्लास के जो भी बच्चे हैं जो आपके साथ टीचिंग कर रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, नीचे हस्ताक्षर, जिस टीचर्स ने आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, ठीक है, वो टीचर्स अपने लास्ट में नीचे आप देखोगे हस्ताक्षर कर लेंगे। तो ये है आज का टॉपिक, पुनर्बलन कौशल। इसका फॉर्मेट प्रॉपर, इसमें टेबल वगैरह, फिर आपकी अवलोकन तालिका, क्या क्या पॉइंट्स हैं ये सब मैंने पूरा डिस्क्राइब कर लिया है। फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करिएगा, और रीज़न भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, जो कल आएगा वो वीडियो आपका, वो होगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल से रिलेटेड। ठीक है, तो उस पर मैं उसी का पूरा फॉर्मेट और उसका अवलोकन तालिका वो मैं वहाँ पर आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।